गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज संडे है और ठंड भी है। दोनों ही परिस्थितियां बता रही हैं कि बाहर निकल करके कहीं जाना नहीं है, लेकिन आप लोग को संडे को भी कुछ दे दूं मटेरियल कि आप घर से बाहर ना निकलें, उसको देख करके अपना रिवीजन करते रहें। इसलिए मैं फिर से एक और जो वीडियो मैंने बनाया था इसके पहले परावर्तन से संबंधित, उसको ही आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर देते हैं। परावर्तन क्या है? मैंने बताया था जब प्रकाश, ये परावर्तन देखिए प्रकाश का है, बाकी और चीजों पर अभी ध्यान नहीं देना है। किसी अपारदर्शी चिकने तल से टकराता है, जैसे ये आपतित किरण, तो इसका अधिकांश भाग अपने मार्ग में वापस चला जाता है। जैसे ये इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण स्थल पर गिरती है उस किरण को हम आपतित कहेंगे, और जो इस तल से गिरने के बाद वापस उठती है उसे हम परावर्तित कहेंगे। इन दोनों किरणों के बीच में एक नॉर्मल लाइन यानी एक अभिलंब खींचना है, जो इन दोनों से नहीं, इन दोनों को बराबर हिस्सों में विभाजित कर देगा। तो यहाँ बना जो पूरा कोण होता है ये दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, जिनको हम आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, हमने आपको बताया था। आपतित किरण ये अभिलंब है, अभिलंब, और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, या ये कह सकते हैं एक ही बिंदु पर गिरते हैं। और दूसरा नियम होता है कि जो आई है यानी आपतन कोण, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। यहां तक मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक चीज और मैंने बताई थी कि नियमित और अनियमित दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। नियमित परावर्तन के लिए अपारदर्शी और चिकने तल होता है, और अनियमित परावर्तन के लिए उबड़ खाबड़ रफ सरफेस पे ही परावर्तन हो सकता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो दर्पण है, मिरर। ज्यादातर बच्चों से पूछने पर पता चलता है दर्पण एक ही होता है जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं। अगर उनको कोई बताएगा तब ना वो बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। नाम सुने हुए हैं 3 ही, समतल, अवतल, उत्तल। लेकिन बच्चा लोग दर्पण 2 होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। इस गोली दर्पण के 2 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा अवतल और एक हिस्सा उत्तल कहलाता है। ठीक है, हमारे लिए ये दोनों दर्पण ही पढ़ने हैं। तो आपसे जब भी कभी कोई पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मिरर, तो आप बताएंगे 2। एक प्लेन मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, यानी एक समतल दर्पण है और एक गोली दर्पण है। गोली दर्पण के 2 हिस्से हो जाते हैं, या हम गोली दर्पण को 2 हिस्सों में बना सकते हैं, एक कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव, एक अवतल, एक तल। तो गोली दर्पण से शुरू करेंगे हम, क्योंकि समतल दर्पण हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए टॉपिक में नहीं है। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, इसके पीछे वाले हिस्से पे आप एक सपाट तल ले लें, तल नहीं लेते, एक सपाट कांच का टुकड़ा ले लें, और उसके पीछे हम एक पॉलिश कर दें, जिससे कि प्रकाश उस दर्पण के पार जा ना पाए। पॉलिश करते हैं, जिंक ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है, जिंक ऑक्साइड की कलई कहते हैं उसको। उसको करने से ये दर्पण आपका, ये कांच का टुकड़ा आपका समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। एक दो चीजें बता दें, समतल दर्पण की फोकल दूरी अनंत पर होती है, और समतल दर्पण से ही आप अपने चेहरे को देखते हैं। ज्यादातर अपना जो आपकी नाई की दुकानों में लगा होता है, बार्बर के यहाँ जहाँ बाल कटवाते हैं लोग, वहां पर समतल दर्पण ही होता है, ब्यूटी पार्लर में भी। गोली दर्पण खोखले कांच के गोले को काटने से बनता है। गोली दर्पण होता है। ठंड है तो हाथ ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा। गोली दर्पण,
खोखले कांच के गोले को काटने से बनता है, उसकी एक परत पे कलई कर दें और एक परत ऐसे ही छोड़ दें तो वो गोली दर्पण हो जाता है। अब अगर आपके पास अगर कोई गोली दर्पण है, सपोज इसके दो हिस्से कर दिए जाए बराबर, तो एक हिस्सा आपका देखिए ऐसे हो जाएगा, एक हिस्सा ऐसा हो जाएगा। इन हिस्सों को अगर हम जो उभरा हुआ भाग है उस पर जिंक ऑक्साइड यानी कलई कर देते हैं, और इधर दूसरे वाले हिस्से के जो दबा हुआ भाग है उस पर कलई कर देते हैं। तो यही गोली दर्पण दो दर्पणों अवतल और उत्तल में विभाजित हो जाएगा और बाकी कुछ होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जिस दर्पण में उभरे हुए भाग से कलई हो और परावर्तन या परावर्तित करने वाला पृष्ठ जो है वो दबा हो, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण होता है। और जिस दर्पण में दबे हुए भाग पे कलई की गई हो और परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ पृष्ठ हो, वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ठीक, एक बार फिर से आप सुन लेंगे। जिस दर्पण का दबा हुआ भाग ऐसे कर लें, ऐसे दबा हुआ भाग हो गया ये अंदर की तरफ, ये उभरा हुआ भाग हो गया। तो जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पे कलई हो और परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ भाग हो, ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और जिस दर्पण को ऐसे उल्टा कर दें, जिस दर्पण पे ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग हो, मतलब प्रकाश इस पर आकर के वापस जाए और दबे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। एक छोटी सी चीज है, ज्यादातर स्थितियों में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण आभासी। ठीक, इतना समझ में आ गया? कहने को दर्पण कितने तरह के होते हैं? दर्पण होते हैं दो तरह के, समतल दर्पण और गोले दर्पण। समतल दर्पण के एक सपाट तल, उसके पीछे हम कलई कर दें या जिंक ऑक्साइड की परत लगा दें, चूना लगा दें, रंगीन कर दें, उसको पॉलिश कर दें, तो जो बाकी बचा हुआ जो भाग होगा वो एक दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है और वो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है, जिसका प्रतिबिंब अनंत पर, जिसकी फोकस दूरी अनंत पर होती है। ये दर्पण आपको ज्यादातर नाव की दुकानों पे जहाँ बाल वाल काटे जाते हैं वहां मिलते हैं और आप अपना चेहरा इसी दर्पण में सवेरे देखकर बाल झाड़ते हैं। दूसरा दर्पण गोली दर्पण होता है। इस दर्पण को खोखले कांच के गोले को काटने से बनाया जाता है। एक खोखला कांच का गोला हो, उसको काट लें तो वो गोली दर्पण हो जाता है। और गोली दर्पण के दो हिस्से होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। गोली दर्पण को अगर हम देखिए बीचों बीच काट दिया और इसका जो दबा हुआ तल है, इस दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए, सॉरी, दबे हुए तल से परावर्तन हो और उभरे हुए तल से पॉलिश कर दी जाए। तो जिस दर्पण के उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ तल होता है, वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। तथा जिस दर्पण के उभरे हुए तल से परावर्तन होगा और दबा हुआ तल पॉलिशदार होता है, वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण ज्यादातर स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, ये ना सोचें कि हमेशा बनाते हैं, ज्यादातर स्थितियों में। और उत्तल दर्पण ज्यादातर स्थितियों में आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अब इसके आगे हम दर्पण के भाग पढ़ेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण से। आपको बताना है, ये उभरा हुआ भाग है जिस पर कलई कर दी और जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ भाग है। इस दर्पण के बीचों बीच कह सकते हैं ये
जहां से एक रेखा अनंत से होकर जाती है, एक काल्पनिक रेखा, इस रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, जो दर्पण के ध्रुव से होकर के जाती है अनंत तक, दोनों तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दर्पण का जो हिस्सा कलई किया हुआ है वो उभरा पृष्ठ है, ऐसे ना देखो, और जिस हिस्से से परावर्तन होगा वह दबा पृष्ठ है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव यानी पोल, किसको कहेंगे? इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ज्यादातर स्थितियों में उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। इस ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा अनंत तक जाती है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक, मुख्य अक्ष हो गया। इसी के सामने आप वस्तुओं को रखेंगे। ठीक, अब यह दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटा गया है, से काटा गया है, देखिए ये काट करके, इतना हिस्सा काट करके बनाया गया है। इस गोले का जो केंद्र है, जैसे हमने मान लिया वो यहां पर है, इस गोले का ये केंद्र है, ये कहलाएगा वक्रता केंद्र, जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और वक्रता केंद्र से जो दर्पण तक की पूर्ण दूरी होती है, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या छोटे भाषा में हम रेडियस ही कह लो, दर्पण का त्रिज्या है। जिस खोखले गोले से दर्पण को काट के निकाला गया है या बनाया गया है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र है, और उस केंद्र से ध्रुव तक की जो संपूर्ण दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी दूरी पर जो बिंदु है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर फोकस होता है, इसीलिए देखिए फार्मूला होता है f=r/2, मतलब जितनी फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या उसकी ठीक दुगनी हो जाएगी। जैसे फोकस दूरी 4 है तो वक्रता त्रिज्या 8 हो गई, फोकस दूरी 16 है तो वक्रता त्रिज्या 32 हो गई। अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या 16 है तो फोकस दूरी उसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या 16 है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी 8 हो जाएगी। इस फोकस से इस दर्पण तक की यानी ध्रुव तक की जो दूरी होती है, ये मुख्य चीज है आपके लिए, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या? फोकस दूरी, मतलब फिर से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता केंद्र की से ध्रुव तक की जो आधी दूरी होगी उसे, उस पर जो स्थित एक बिंदु होगा, आधी दूरी पर स्थित बिंदु, उसे फोकस कहते हैं। अब फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को r से प्रकट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से। ठीक है, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि एक दर्पण पर कितने हिस्से हो गए, इसके कुछ भाग हैं। जिस गोली दर्पण से इस अवतल दर्पण को काटा गया है, उस दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी का मुख्य बिंदु फोकस होता है। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। कई स्थितियों में यह भी समझाया जा सकता है कि वह किरणें जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, जब वो परावर्तित होती हैं तो जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। उस फोकस से दर्पण तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। देखो, दो कंडीशंस हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी, वो भी फोकस दूरी है, और जब कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चले, ऐसे ये मुख्य अक्ष के समांतर इधर, तो वो जब परावर्तित होगी, परावर्तित मतलब दर्पण से टकरा के वापस जब आएगी, तो जिस बिंदु से वापस आएगी उस बिंदु को हम फोकस करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गए दर्पण के हिस्से, किसी दर्पण के भाग हो जाते हैं। मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस है, फोकस दूरी है। तो रविवार को तो कम से कम बाहर ना निकले, ये सब पढ़ना हो तो इस सबसे पढ़ सकते हैं आप। जबरदस्ती घर से बाहर निकले इधर उधर घूमने के लिए, सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, अरे रविवार को तो छुट्टी रही चाहिए ना। और वैसे भी आपका कोर्स लगभग कंप्लीट है। मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, ठीक है। ये हो गए आपके दर्पण के कुछ मुख्य हिस्से। इसके अलावा द्वारक होता है, ये दर्पण का दरवाजा कह सकते हैं। देखिए जहां से शुरू हुआ है दर्पण और जहां तक खत्म हुआ है दर्पण, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अवतल दर्पण पर या किसी दर्पण पर कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं। मुख्य अक्ष है जो दर्पण के समांतर, जो दर्पण के समांतर चलने वाली रेखा है, जिस पर ज्यादातर चीजें स्थित होती हैं। मुख्य अक्ष पर ही आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस बिंदु है, और वहां फोकस से ध्रुव तक की दूरी है। एक तरह से समझो तो मुख्य अक्ष पर ही दर्पण का ध्रुव भी होता है। इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। वैसे नोट करने का जमाना तो आजकल नहीं, आज आजकल लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर आपको समझना है तो। दर्पण दो होते हैं, समतल और गोली, जिसमें से गोली दर्पण के दो हिस्से हो जाते हैं, अवतल और उत्तल। और किसी दर्पण के दर्पण पर कितने भाग होते हैं, जो मैंने यहाँ बनाकर आपको दिखा भी दिया है। अवतल दर्पण दबे तल से दबा तल परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, या कह सकते हैं दबे हुए तल से परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। एक और होता है दर्पण समतल दर्पण, इसके प्लेन सरफेस से, सपाट तल से परावर्तन होता है, पीछे वाले तल पर कली होती है। इसकी फोकस दूरी अनंत पर होती है, ठीक है। ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। 3 नियम है प्रतिबिंब बनाने के, जो फॉलो करके आप किसी दर्पण के सामने के प्रतिबिंब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बन रहा है कि पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, लंबा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ और मैंने बतानी थी, जो वक्रता केंद्र है उसको सी से प्रकट करते हैं, ये वक्रता केंद्र है सी से, और वक्रता त्रिज्या को आर से, फोकस को एफ से, और उस फोकस दूरी को भी एफ से ही प्रकट किया जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों को आप ध्यान देंगे। ये एक अवतल दर्पण में बना रहा हूं, ये उसका मुख्य अक्ष है। इससे पहले सीखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। दर्पण के ऊपर आपने यहाँ कहीं वस्तु रख देनी है, मान लीजिए आपने अनंत पर रख दी है। ये इस दर्पण का सी है, यानी मैंने बताया वक्रता केंद्र है। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ये दर्पण का एफ है, यानी इसकी फोकस है। 3 नियम होते हैं जिसको हमको फॉलो करने हैं ताकि हम प्रतिबिंब बना सकें स्पष्ट रूप से दर्पण पे, ठीक है। पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चल रही है और वह दर्पण के इस मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से गई हुई है ध्रुव के होते हुए, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इस लाइन के या इस रेखा के मुख्य के समांतर कोई प्रकाश की किरण जब जाती है तो आप जानते हो परावर्तन हो रहा है, तो बाहर तो जाएगी नहीं, ये तो टकरा करके वापस आएगी। जब टकरा करके वापस आएगी तो जिस बिंदु से
ये वापस की तरफ आते समय जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के जिस बिंदु से टकरा कर वापस आती है, या दर्पण के नहीं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से टकरा करके आगे जाती हैं, उन बिंदुओं को हम, या उस बिंदु को हम फोकस करते हैं। देखो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर से सुन लो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वापस आती हैं, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वापस आती हैं, उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। तो इसी से नियम बना हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, पहला नियम आप नोट करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। आप समझ रहे हैं ना? ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरण गई, ये जब परावर्तित हो रही है तो कहां से जा रही है? फोकस से। दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वापस जाएंगे उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो नियम बन जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाए, देख रहे हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी नियम का ठीक उल्टा, जो समांतर होती है वो फोकस से जाती है, जो फोकस से जाती है वो समांतर हो जाती है। इतना याद रखना है। तो हम लिख लेंगे फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, अब ये दो किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं परावर्तन होने के बाद, एक तो फोकस से होकर के आई परावर्तन होने के बाद, एक समांतर हो गई परावर्तन के बाद। अब दोनों किरणें देखो एक दूसरे को जहां काट रही हैं, यहीं पर आपका प्रतिबिंब निर्मित हो जाएगा। ठीक है, दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं क्या निर्मित हो जाएगा? प्रतिबिंब निर्मित हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है, कोई 2 लगा लो, वैसे लगा तो 3 भी सकते हो, 2 लगा लो तो तुमको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। अब ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है, वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब ऐसा है, उल्टा है। अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है आपका, एक तरह से ये बनता है वक्रता केंद्र और, समझ लीजिए कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने रफली बनाया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई 2 नियम आप लागू करके एक प्रतिबिंब की गणना कर सकते हैं। अब देखो, ये जो किरण जा रही है ये परावर्तित किरण है, इससे वापस आने वाली किरण क्या है? उल्टा बोल गया मैं, ये जो किरण है ये आपतित किरण है। सॉरी, किसी दर्पण पर जो पहली किरण गिरती है या दर्पण पर जो किरण गिरती है उसको क्या कहते हैं? आपतित। और जो टकरा करके वापस आती है उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित। तो आपको बताया गया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। तो अगर आप इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींचे ऐसे,
तो सदैव वक्रता केंद्र से जाएगी। बात समझ रहे हैं? मतलब ये है आपकी आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच से अगर आप 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचे सीधी, तो हमेशा कहाँ से जानी चाहिए? वो सदैव वक्रता केंद्र से होकर के ही जाती है। जो एक तरह से समझो कि उन दोनों किरणों के आपतित बिंदु हैं दर्पण पर एक ही है, और यहीं से जाना चाहिए अभिलंब को भी। और इन दोनों किरणों के मध्य देखिए जो कोण बना, इस कोण को आधा कर दिया किसने? अभिलंब ने। तो जो किरण गिरते समय कोण बनाएगी वो आई है, और जो उठते समय बनाएगी वो आर है। आप समझे? तो इसी तरीके से दूसरे वाले में भी हो सकता है। देखिए ये हो गया, ये मिट गया है। ये दो नियम हो गए। ये देखिए, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा हो गई। मुख्य की समांतर रेखा नहीं, ये मुख्य अक्ष हो गया। उस पर हमने कोई वस्तु रख ली, जिसमें पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण। ये कहाँ से वापस आएगी? फोकस से। ये देखिए आपके फोकस से वापस आएगी। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की किरण छोड़ दी, चलिए ये टकराई, सॉरी फोकस से गई है प्रकाश की किरण। ये परावर्तित होकर कहाँ से आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखिए आपको प्रतिबिंब बना दिया, प्रतिबिंब बन गया। ये हो गया आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब तो बन गया, वो तो है ही है। ये जो किरण इस पे जा रही है ये आपतित किरण है, और ये जो किरण बाहर आ रही है ये परावर्तित किरण है। देख रहे हैं ना? इन दोनों के मध्य में क्या होना चाहिए? अभिलंब। अभिलंब का मतलब यहां से एक रेखा 90 अंश के कोण में खींची जा रही है। देखिए कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र से। यही बताना है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये है अभिलंब। और देखिए तीनों कहाँ है? एक ही बिंदु पर है। परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। ये संपूर्ण कोण बना था, पूरा कोण, और इस कोण को इस अभिलंब ने दो हिस्सों में बांटा। तो सीधा सी बात है, जब दो हिस्सों में बांटा तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आई इक्वल टू। ये भी परावर्तन के नियम का पालन हो गया। परावर्तन के दो नियम होते हैं, बताए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, एंगल आई मतलब परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है। तीसरा जो नियम है, तीसरा जो नियम है उसमें किरण देखिए वक्रता केंद्र से जाती है। प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, देख रहे ना? वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से, मतलब जिस मार्ग से गई थी, जिस मार्ग से वो आगे बढ़ेगी उसी मार्ग से वापस आ जाती है, उसी मार्ग से वापस आ जाती है। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से वापस आ जाती है। ठीक है, ये आप छोटा सा चित्र देख लें। ये जाएगी, ये जा रही है, और इसी मार्ग से ये जैसे चलती डाक से वापस आना। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, रिजर्वेशन करा लेते हैं कहीं जाने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जितने तारीख को जाना है उसका भी रिजर्वेशन करा लेंगे, और जितने तारीख को वापस आना है उसका भी करा लेंगे। कहते हैं कि कभी कभी चिट्ठी लिखी जाती है, प्रिय मित्र
और नीचे डॉट डॉट डॉट, चलती डाक से या वापसी डाक से उत्तर दो। इसका मतलब जैसे ही गई डाक या जैसे ही चिट्ठी मिली वैसे लिखकर दूसरी डाक से वापस भेज दो। वही चीज है कि जैसे ही ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, जैसे ही इससे टकराई दर्पण से और तुरंत वहीं से वापस। ज्यादातर स्थितियों में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, छोटे होते हैं। ये भी कह सकते हो जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के समीप लेते जाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। अगले लेक्चर में या अगले सेशन में मैं आपको अलग अलग जगहों पर प्रतिबिंब वस्तु रख करके प्रतिबिंब कैसे निर्मित किए जाते हैं, कैसे बनते हैं, बड़े छोटे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर देखें और शेयर करें। थैंक यू।